रंगपुर, एक छोटा सा गांव जहां होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर तरफ रंगों की दुकानें सजी हैं और लोग खुश हैं। लेकिन गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी है जहां खामोशी छाई है। होली आने में बस 7 दिन बचे थे। पूरा गांव रंगों में सराबोर होने की तैयारी कर रहा था। लेकिन रामदीन के घर में चूल्हा भी मुश्किल से जल रहा था। रामदीन अपनी पुरानी चाक पर मिट्टी का एक मटका बना रहा था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें थीं। सूरज और गुड़िया पास ही खेल रहे थे। गुड़िया ने दूसरे बच्चों को पिचकारी खरीदते देखा था तो वो दौड़कर अपने पिता के पास आई। पापा, पता है 7 दिन बाद होली है। सब बच्चे नई पिचकारी और रंग ला रहे हैं। मुझे भी एक बड़ी वाली पिचकारी चाहिए और खूब सारा लाल पीला गुलाल। मुझे भी होली खेलनी है पापा। हाँ पापा, और मुझे भी नए कपड़े चाहिए। पिछली बार तो हम घर से बाहर भी नहीं निकले थे। हमारे पास ना तो कपड़े थे ना ही रंग। सब बच्चे खेल रहे थे और हम बस खिड़की से देख रहे थे। पापा, क्या इस बार भी हम घर में ही रहेंगे? क्या हम बाकी बच्चों की तरह होली नहीं मनाएंगे? रामदीन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि उसकी जेब खाली है, लेकिन बच्चों की उम्मीद भरी आंखों को देखकर वो सच नहीं बोल पाया। रामदीन ने अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लिया। उसने प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा। अरे मेरी गुड़िया रानी, मैं भूला नहीं हूँ। इस बार तुम्हारी होली बिल्कुल खराब नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ, इस बार मैं तुम्हें बाजार भी ले जाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाऊंगा और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी पिचकारी और ढेर सारा रंग भी लाऊंगा। हम सब मिलकर होली मनाएंगे। सच्ची पापा, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू पापा। मैं दोस्तों को बताऊंगा कि मेरे पापा भी मेरे लिए रंग लाएंगे। हाँ बेटा, ये तुम्हारे पिता का वादा है। अब तुम लोग खेलो, मैं काम पर जाता हूँ। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आज अगर बिक्री अच्छी हो गई तो वो बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ पाएगा। वो बाजार के कोने में अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। धूप चढ़ रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन कोई उसके मिट्टी के बर्तनों की तरफ देख भी नहीं रहा था। आज के ज़माने में प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों के आगे मिट्टी के बर्तनों की कद्र कम हो गई थी। दोपहर हो गई। रामदीन की आंखों में निराशा छाने लगी। वो हर आने जाने वाले को उम्मीद से देखता। हे भगवान, आज तो एक मटका बिकवा दे। बच्चों से वादा किया है, खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तभी एक बूढ़ी औरत लाठी देखते हुए वहां आई। उसे प्यास लगी थी और वो एक छोटा मटका देख रही थी। बेटा, ये पानी पीने वाला मटका कितने का है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अम्मा जी, ये 30 रुपए का है। बहुत ठंडा पानी रहेगा इसमें। बेटा, मेरे पास तो बस 10 रुपए ही हैं। क्या तुम 10 रुपए में दे दोगे? बाकी पैसे बाद में कभी दे दूंगे। रामदीन ने सोचा कि 30 का मटका 10 में कैसे दे दूं, इसमें तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। लेकिन फिर उसने उस बूढ़ी औरत की प्यास और लाचारी देखी। उसे अपनी गरीबी याद आ गई। कोई बात नहीं अम्मा, आप ये मटका ले जाओ। पैसे जब हो तब दे देना, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बस दुआ देना। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से 10 रुपए दिए और मटका लेकर चली गई। रामदीन ने वो 10 रुपए अपनी जेब में रखे। ये उसकी आज की पहली और शायद आखिरी कमाई थी। शाम हो गई, सूरज ढल गया। रामदीन के बाकी बर्तन वैसे के वैसे धरे रह गए। वो उदास मन से घर लौटा। रामदीन घर पहुंचा। सुधा इंतजार कर रही थी। जी आ गए? क्या हुआ आज? घर में राशन भी खत्म है और गुड़िया को दूध देना है। वो बहुत कमजोर लग रही है। क्या आप बाजार से थोड़ा दूध और सब्जी ला सकते हैं? रामदीन ने जेब से वो 10 रुपए का सिक्का निकाला और सुधा की हथेली पर रख दिया। सुधा, मैं क्या बताऊं, आज पूरा दिन धूप में बैठा रहा, लेकिन सिर्फ ये 10 रुपए की कमाई हुई है। एक बूढ़ी अम्मा ने मटका लिया, बस वही। अब तुम ही बताओ, इसमें दूध आएगा या सब्जी? मैं कैसे गुजारा करूं? सुधा की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ 10 रुपए? हे भगवान, इतने में तो दूध भी पूरा नहीं आएगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। सुधा ने उस 10 रुपए का थोड़ा सा दूध मंगाया, उसमें पानी मिलाकर चाय बनाई और बच्चों को सूखी रोटी के साथ वही चाय दी। बच्चों ने चुपचाप खा लिया। वो माता पिता की मजबूरी समझते थे। अगली सुबह बच्चे फिर से रामदीन के पास आए। पिताजी, होली के लिए सामान कब लाओगे? 6 दिन बचे हैं। बस बेटा, जल्दी लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रामदीन फिर काम पर गया। आज किस्मत थोड़ी मेहरबान थी। सुबह सुबह एक आदमी आया। भाई, ये बड़ा वाला मटका कितने का है? गर्मी आ रही है, ठंडा पानी चाहिए। साहब, ये बड़ा मटका 60 रुपए का है, बहुत मजबूत है। आदमी ने बिना बहस किए 60 रुपए दिए और मटका ले गया। रामदीन का चेहरा खिल उठा। 50 रुपए का सीधा मुनाफा। दोपहर में एक और छोटा बर्तन 30 रुपए का बिका। शाम तक उसकी कुल कमाई 120 रुपए हो गई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, आज 50 रुपए अलग जमा कर दूंगा, बाकी पैसों से दूध और सब्जी ले जाऊंगा।
सुधा देखो, आज भगवान ने सुन ली, 120 रुपए की कमाई हुई है। ये लो 50 रुपए, इसे अलग रख दो। इसे हम होली वाले दिन निकालेंगे। बच्चों के कपड़े और रंग इसी से आएंगे। अगर रोज ऐसे ही 50-50 रुपए जुड़ते रहे तो 500 रुपए हो जाएंगे और हम होली अच्छे से मना लेंगे। सुधा भी खुश हो गई। उसने वो 50 रुपए एक डिब्बे में छिपा दिए। अगले 3 दिन तक रामदीन की किस्मत अच्छी रही। कभी 60 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी 50 रुपए बच ही जाते थे। 4 दिन बीत चुके थे और उनके पास कुल मिलाकर 200 रुपए जमा हो गए थे। रामदीन बहुत खुश था। सुधा देखा, 200 रुपए हो गए हैं। बस 300 और हो जाएं तो बच्चों को कभी नहीं लगेगा कि उनके पिता ने वादा तोड़ा। मैं उन्हें स्कूल भी भेजूंगा अगर काम ऐसे ही चला तो। लेकिन खुशियां गरीबों के घर ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी रात अचानक गुड़िया की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगी। उसका शरीर तवे की तरह तप रहा था। जी देखिए, गुड़िया को क्या हो गया है? ये तो कुछ बोल भी नहीं रही। इसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। उसने गुड़िया का माथा छुआ, वो आग की तरह गर्म था। अरे बाप रे, इतना तेज बुखार! मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ। रामदीन भागा भागा गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने आकर गुड़िया को देखा। रामदीन, मामला गंभीर है। बच्ची को फेफड़ों में इन्फेक्शन है और बुखार बहुत तेज है। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है, वरना निमोनिया बिगड़ सकता है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, जो करना है कीजिए, बस इसे ठीक कर दीजिए। इलाज तो कर दूंगा, लेकिन इसमें महंगी दवाइयां और इंजेक्शन लगेंगे। खर्चा कम से कम 500 रुपए आएगा। 500 रुपए! रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ वही 200 रुपए थे जो उसने होली के लिए बचाए थे। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 200 रुपए हैं, आप ये रख लीजिए। बाकी के 300 रुपए मैं आपको 2-3 दिन में दे दूंगा। भगवान के लिए इलाज शुरू कीजिए। थोड़ा हिचकिचाते हुए, रामदीन, उधारी में दवाइयां नहीं मिलती, मुझे भी आगे हिसाब देना होता है। रोते हुए, डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची की जान मत लीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी गुड़िया तड़प डॉक्टर का रही दिल है। पसीज गया। ठीक है, रो मत, मैं इलाज कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि पैसे जल्दी दे दो। डॉक्टर ने गुड़िया को इंजेक्शन लगाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। गुड़िया की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। अब इसे आराम की जरूरत है, और हाँ, इसे कुछ दिन तक ताजे फल खिलाना, ताकत आएगी। डॉक्टर चले गए। रामदीन ने वो 200 रुपए जो होली की खुशियों के लिए थे, डॉक्टर के हाथ में रख दिए। अब होली के लिए एक भी रुपया नहीं बचा था और ऊपर से 300 रुपए का कर्ज भी और हो गया था। अगली सुबह गुड़िया की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कमजोरी बहुत थी। रामदीन ने बचे खुचे 10 रुपए से थोड़े फल खरीदे और गुड़िया को खिलाए। सूरज उदास होकर, पिताजी, अब क्या होगा? सारे पैसे तो दवा में लग गए। अब होली का क्या होगा? मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? और दुकान का क्या होगा? अगर दुकान नहीं खुलेगी तो हम खाएंगे क्या? हताश होकर रामदीन, बेटा, मुन्नी ठीक हो जाएगी, भगवान मालिक है। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कुछ तो बिकेगा। रामदीन दुकान पर गया, लेकिन किस्मत रूठ गई थी। पूरा दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को बस एक आदमी ने 30 रुपए का एक छोटा दिया खरीदा। शाम को रामदीन 30 रुपए लेकर घर आया। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसने रास्ते में कुछ नहीं खाया। उसने सोचा ये 30 रुपए घर ले जाऊंगा तो कम से कम बच्चों को दूध मिल जाएगा। सुधा, ये लो 30 रुपए, मैंने बाहर खाना खा लिया है, मेरा पेट भरा है। तुम बच्चों के लिए दूध और सब्जी ले लो और खा लो। आप झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे पता है, आपने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। हम मिलकर बांट लेंगे। तभी गुड़िया, जो अब थोड़ी होश में थी, धीमी आवाज में बोली, पापा, होली में बस 2 दिन बचे हैं, क्या हम होली मनाएंगे? आपने वादा किया था। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकल गया ताकि बच्चे उसे रोता हुआ न देख सके। सूरज ये सब देख रहा था। वो 10 साल का था, लेकिन हालात ने उसे बड़ा बना दिया था। उसने मन ही मन फैसला किया, पापा बहुत परेशान है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। होली में 2 दिन है, मैं काम करूंगा। मैं पापा का वादा टूटने नहीं दूंगा। सूरज चुपचाप घर से निकला। उसने माँ को नहीं बताया। वो बाजार की तरफ चल दिया, काम की तलाश में। सूरज कई दुकानों पर गया, लेकिन सब ने उसे छोटा बच्चा समझकर भगा दिया। अंत में वो गांव के सबसे बड़े दुकानदार सेठ धनराज की दुकान के पास पहुंचा। सेठ धनराज बहुत ही चालाक और मतलबी आदमी था। उसकी दुकान पर रंगों और पिचकारियों का पहाड़ लगा था। सेठ ने देखा कि एक लड़का बार बार उसकी दुकान को देख रहा है। उसने सोचा, होली का समय है, काम बहुत है, ये गरीब का बच्चा है,
सस्ते में काम कर देगा। ए छोकरे, इधर आ, क्या देख रहा है? काम चाहिए क्या? जी सेठ जी, मेरे घर में बहुत दिक्कत है, मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी कर लूँगा। रंग बनाना आता है? पैकेट पैक करना आता है? नहीं सेठ जी, आता तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तभी वहां एक और लड़का आया, सोहन। सोहन अनाथ था और उसे भी काम की जरूरत थी। तुम दोनों को रख लेता हूँ, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। तुम्हें लगातार काम करना होगा, रंगों को मिक्स करना होगा और पैकेट बनाने होंगे। सेठ जी, आप पैसे कितने दोगे? अरे पैसे की चिंता मत कर। देख, अगर तुम दोनों ने 2 दिन और 2 रात लगातार काम किया तो मैं तुम दोनों को 500 रुपए नगद, 5 जोड़ी नए कपड़े, 5 पिचकारियां और 5 बड़े पैकेट गुलाल दूंगा। होली वाले दिन सुबह सुबह ये सब ले जाना और मजे करना। मंजूर है? 500 रुपए और कपड़े। सूरज और सोहन की आंखों में चमक आ गई। सूरज ने सोचा, इससे तो पापा का कर्ज भी उतर जाएगा और मुन्नी के लिए कपड़े पिचकारी भी आ जाएंगे। सूरज और सोहन मंजूर है सेठ जी, हम जी जान लगा देंगे। सूरज और सोहन ने सेठ के गोदाम में कदम रखा। उन्हें नहीं पता था कि अगले 48 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल घंटे होने वाले थे। सेठ धनराज ने उन्हें एक कोने में बिठा दिया जहां रंगों का पहाड़ बनाना था। उन्हें सफेद पाउडर में अलग अलग पक्के रंग मिलाकर उन्हें थैलियों में भरना था। ऐ छोकरे, और तू सोहन, सुन लो, काम रुकना नहीं चाहिए। मुझे कल सुबह तक 1000 पैकेट लाल, 1000 हरे और 1000 गुलाबी रंग चाहिए। अगर हाथ रुका तो पैसे कटना शुरू, समझे? सूरज और सोहन, जी सेठ जी, हम समझ गए। दोनों बच्चे काम पर लग गए। उनके नन्हे हाथ उस सफेद पाउडर को रंगों में मिलाते रहे। धूल उड़ रही थी जिससे उन्हें खांसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। सूरज के दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, उसकी बीमार बहन गुड़िया और उसका पिता रामदीन जो खाली हाथ घर बैठा था। और सोहन तो अनाथ था। उसके लिए ये 500 रुपए और नए कपड़े किसी सपने से कम नहीं थे। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन सेठ के गोदाम में अभी भी खटपट की आवाज आ रही थी। दोनों बच्चों की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। सोहन, सूरज भाई, मेरे हाथ अब दुख रहे हैं, बहुत भूख लगी है। सेठ जी ने शाम को बस 2 सूखी रोटियां दी थीं। क्या हम थोड़ी देर सो जाएं? नहीं सोहन, अगर हम सो गए और सेठ आ गया तो वो पैसे नहीं देगा। याद है ना, 500 रुपए और नए कपड़े। मेरी बहन बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई और पिचकारी ले जानी है। बस थोड़ी देर और हम एक दूसरे से बात करते हैं ताकि नींद ना आए। तुम्हारी बहन बहुत लकी है सूरज, जिसे तुम्हारे जैसा भाई मिला। मेरे तो माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मैं सड़कों पर ही रहता हूँ। अगर मुझे पैसे मिले तो मैं भी तुम्हारे साथ होली मनाऊंगा। हाँ सोहन, हम साथ मनाएंगे। तो मेरे घर चलना, मेरी माँ बहुत अच्छी है। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। भूख और नींद को हराकर वे काम करते रहे। उन्होंने देखा कि सेठ रंग बनाने के लिए सस्ते और हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा था। ये रंग तो बहुत पक्का है, लेकिन इससे बदबू आ रही है। पर हमें क्या, हमें तो बस अपना काम करना है। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं। होली की सुबह आ गई। रंग लगाओ। अरे वाह, क्या बात है। बाहर ढोल बजने लगे थे। गोदाम में रंगों के पैकेटों का ढेर लगा था। सूरज और सोहन, जो अब रंगों से पूरी तरह सन चुके थे, अपनी मेहनत को देखकर खुश थे। वाह, अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। सारा माल तैयार है, बहुत बढ़िया। अब इसे दुकान के बाहर सजाओ, ग्राहक आने वाले हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी सारे पैकेट दुकान के बाहर रख दिए। अब उनका काम खत्म हो चुका था। सेठ जी, काम पूरा हो गया, अब हमारे पैसे दे दीजिए। वो 500 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े और पिचकारी। मुझे घर जाना है, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ सेठ जी, और मेरा हिस्सा भी। सेठ धनराज, उसने एक लंबी हुंकार भरी और अपनी असली फितरत दिखाई। पैसे? कैसे पैसे? अरे ओ भिखारियों, मैंने तुम्हें 2 दिन तक खाना खिलाया, रहने को जगह दी, वो काफी नहीं है क्या? काम सिखाया, उसका पैसा कौन देगा? लेकिन सेठ जी, आपने वादा किया था 500 रुपए और नए कपड़े दोगे। हमने 2 रात से सोया भी नहीं है। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया वादा याद दिलाने वाला। कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 1 मिनट भी रुके तो चोरी के इल्जाम में पुलिस को बुला लूंगा। भागो। सेठ जी, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। हमारी मेहनत का पैसा खा गए आप। जा जा, भगवान को बुला ले। मेरी दुकान, मेरा नियम।
सूरज और सोहन धूल झाड़ते हुए उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। सूरज को अपनी बीमार बहन गुड़िया और लाचार पिता रामदीन का चेहरा याद आ गया। उसका दिल टूट गया। वे दोनों एक सुनसान गली में जाकर बैठ गए। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने सोचा था पैसे लेकर जाऊंगा तो दवा भी आ जाएगी और होली भी मना लेंगे। वो सेठ राक्षस है सोहन, राक्षस। रो मत सूरज, रोने से कुछ नहीं होगा। उस सेठ ने हमारे साथ धोखा किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारी मेहनत चुराई है, हम अपना हक छीन लेंगे। सूरज डरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है सोहन, हम डरेंगे नहीं, लेकिन हम सेठ जैसा गंदा रंग नहीं बनाएंगे, हम अच्छा रंग बनाएंगे। दोपहर का समय था। सेठ अपनी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ में व्यस्त था। होली की बिक्री जोरों पर थी। सूरज और सोहन चुपके से गोदाम के पीछे गए। सोहन जो दुबला पतला था, टूटी खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर बोरियां रखी थीं। सोहन ने जल्दी से 2 छोटी बोरियां सफेद पाउडर की और कुछ रंगों के डिब्बे उठाए और खिड़की से बाहर सूरज को पकड़ा दिए। सोहन, जल्दी कर सूरज, कोई देख न ले। उन्होंने 2 बोरियां और कुछ रंग निकाले और वहां से भाग निकले। ये चोरी नहीं थी, ये 2 बच्चों का विद्रोह था, उस अन्याय के खिलाफ जो उनके साथ हुआ था। सूरज के पिता रामदीन दरवाजे पर ही बैठे थे। सूरज को दौड़ते हुए और सामान लाते हुए देखकर वे घबरा गए। सूरज, बेटा, तुम 2 दिन से कहाँ थे? हम कितना परेशान थे। और ये सब क्या है? ये दूसरा लड़का कौन है? सूरज ने सांस ली और सारी बात बताई। सेठ के यहाँ काम करना, सेठ का धोखा देना और फिर अपना सामान वापस लाना। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे पर गर्व भी हुआ और डर भी। पापा डरिए मत, ये हमारी मेहनत का सामान है। अब हम खुद रंग बनाएंगे, लेकिन हम सेठ जैसा केमिकल वाला नहीं बनाएंगे। सोहन, चलो बगिया से फूल लाते हैं। सूरज और सोहन पास के बगीचे में गए। उन्होंने गेंदे के फूल, गुलाब की पंखुड़ियां, नीम की पत्तियां और हल्दी इकट्ठी की। घर वापस आकर उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया। सफेद पाउडर में हल्दी मिलाई, पीला रंग तैयार। गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर मिलाया, खुशबूदार गुलाबी रंग तैयार। नीम की पत्तियों से हरा रंग तैयार। रामदीन भी इसमें शामिल हो गया। उसने अपनी कुम्हार की कला का इस्तेमाल किया। रुको बच्चों, हम इसे प्लास्टिक की थैलियों में नहीं बेचेंगे। मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ रखे थे जो बिके नहीं थे। हम ये रंग उन मटकों में भरेंगे, इससे ये सुंदर भी लगेगा और मटके भी बिक जाएंगे। हाँ, और इसमें वो नकली बदबू नहीं है, इसमें तो फूलों की खुशबू आ रही है। पूरा परिवार काम पर लग गया। बीमार गुड़िया भी उठकर बैठ गई और छोटे छोटे मटकों में रंग भरने लगी। ये दृश्य अद्भुत था। गरीबी थी, लेकिन साथ था, प्यार था और एक नई उम्मीद थी। शाम तक उन्होंने सैकड़ों छोटे छोटे रंग बिरंगे मटके तैयार कर लिए। हर मटके से फूलों की महक आ रही थी। होली से ठीक एक शाम पहले रामदीन, सूरज और सोहन बाजार के उसी कोने पर गए जहां रामदीन बैठता था। उन्होंने अपने रंग बिरंगे मटके सजाए। सूरज, आइए आइए, असली फूलों वाला रंग ले जाइए। मटका गुलाल, खुशबूदार गुलाल, सेठ जी जैसा केमिकल नहीं, घर का बना शुद्ध रंग, मटके के साथ रंग। भीड़ जो सेठ की दुकान की तरफ जा रही थी, इस नई आवाज और खुशबू से रुक गई। ग्राहक 1, अरे भाई, ये क्या है? मटके में रंग और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। हाँ बाबूजी, ये प्लास्टिक वाला रंग नहीं है, ये फूलों और हल्दी से बना है। इससे चेहरा खराब नहीं होगा और ये मिट्टी के बर्तन में है, पूरी तरह शुद्ध। एक आदमी ने मटका उठाया, रंग सूंघा और तुरंत खुश हो गया। ग्राहक 1, वाह क्या खुशबू है, सेठ की दुकान के रंग से तो दवाई की बू आती है, ये तो कमाल है। कितने का है? सूरज, सिर्फ 20 रुपए का एक मटका, रंग के साथ। सेठ की दुकान पर रंग 50 रुपए का पैकेट था, यहाँ 20 रुपए में मटका और शुद्ध रंग मिल रहा था। देखते ही देखते बाजार का रुख पलट गया। भीड़ सेठ की दुकान छोड़कर रामदीन की छोटी सी दुकान पर टूट पड़ी। भाई मुझे 4 मटके दे दो, मुझे लाल वाला चाहिए। मुझे लाल वाला चाहिए। अरे ये तो त्वचा के लिए भी अच्छा है। सूरज और सोहन के हाथ नहीं रुक रहे थे, पैसे बरस रहे थे। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोपहर 3 बजे तक उन्होंने 12,000 रुपए की बिक्री कर ली थी। उनका सारा सामान बिक चुका था, लेकिन मांग अभी भी थी। उधर सेठ धनराज अपनी खाली दुकान पर बैठा मक्खियां मार रहा था। उसके ग्राहक गायब थे। उसने अपने नौकर को भेजा, सेठ जी गजब हो गया, वो कुम्हार रामदीन और वो 2 लड़के, उन्होंने मटका गुलाल निकाला है, फूलों वाला रंग। सारा बाजार वहीं खड़ा है, आपकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा।
सेठ धनराज गुस्से से लाल। क्या वो 2 कौड़ी के छोकरे मेरा मुकाबला करेंगे? उन्होंने मेरा कच्चा माल चुराया है। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सेठ ने पुलिस को फोन किया और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर को बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इन्हें, ये चोर हैं। इन्होंने मेरे गोदाम से माल चोरी किया है और यहाँ बेच रहे हैं। ये सब मेरा माल है। पुलिस ने रामदीन और बच्चों को घेर लिया। भीड़ शांत हो गई। रामदीन डर गया। क्यों बे, चोरी करते हो? चलो थाने। सूरज निडर होकर आगे आया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने चोरी नहीं की, हमने अपना हक लिया है। इस सेठ ने हमसे 2 दिन और 2 रात काम करवाया, वादा किया 500 रुपए और कपड़ों का, और फिर धक्के मारकर निकाल दिया। हमने बस अपनी मेहनत के बराबर का कच्चा माल लिया और उसमें अपनी मेहनत और फूल मिलाकर ये रंग बनाया। अगर ये चोरी है तो इस सेठ ने जो हमारी मेहनत की चोरी की वो क्या है? सेठ धनराज, झूठ, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। सबूत क्या है? सोहन चिल्लाकर, सबूत है सेठ जी, आपकी दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा। सोहन ने एक स्मार्ट दाव खेला, भले ही उसे पक्का नहीं पता था। इंस्पेक्टर साहब, आप रिकॉर्डिंग देख लो। परसों सुबह हम अंदर गए थे और आज सुबह हमें धक्के मारकर निकाला गया। अगर रिकॉर्डिंग में हम काम करते नहीं दिखे तो हमें जेल में डाल दो। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि कैमरा तो चालू था। भीड़ भी अब बच्चों के साथ हो गई थी। भीड़ चिल्लाते हुए, हाँ चेक करो कैमरा, सेठ चोर है, बच्चों का पैसा खाता है। भीड़ जमा है। इंस्पेक्टर, सेठ धनराज, रामदीन और दोनों बच्चे सूरज और सोहन आमने सामने हैं। माहौल में तनाव था। एक तरफ अमीर सेठ धनराज जिसके पास दौलत और ताकत थी, दूसरी तरफ 2 छोटे बच्चे और एक गरीब कुम्हार जिनके पास सिर्फ सच था। सोहन ने जो दांव खेला था सीसीटीवी कैमरे का, वो सेठ के गले की हड्डी बन गया था। इंस्पेक्टर की तेज नजरें सेठ के पसीने से लथपथ चेहरे पर गड़ी थीं। इंस्पेक्टर, सेठ धनराज, तुम्हारी दुकान का कैमरा चालू है ना? अगर तुमने इन बच्चों से काम करवाया है और पैसे नहीं दिए तो ये बाल मजदूरी और धोखाधड़ी का संगीन जुर्म है। हवलदार, दुकान का डीवीआर जब्त करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेठ कांपने लगा। उसे पता था कि रिकॉर्डिंग में सब कुछ कैद था। बच्चों का रात भर काम करना, उसका उन्हें धमकाना और अंत में धक्के मारकर निकालना। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या छोटी मोटी बात के लिए रिकॉर्डिंग देखेंगे? बच्चे हैं, मजाक कर रहे थे, जाने दीजिए। मैं इन्हें 500 रुपये दे देता हूँ। नहीं चाहिए आपके भीख के पैसे सेठ जी। अब बात 500 रुपए की नहीं, हमारे हक और इज्जत की है। आपने हमें चोर कहा, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया। अब फैसला होकर रहेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग देखो, सेठ चोर है, इसने बच्चों का पैसा खाया है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को भेजा। थोड़ी देर में हवलदार लैपटॉप लेकर आया और रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई गई। सेठ के पसीने से लथपथ चेहरे पर गड़ी थी। स्क्रीन पर सब साफ दिख रहा था। तारीख 2 दिन पहले। 2 छोटे बच्चे सूरज और सोहन गोदाम में घुसते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर गुस्से की लहर दौड़ गई। सेठ धनराज, शर्म नहीं आती? मासूम बच्चों से गुलामों की तरह काम करवाया, उनका मेहनताना खा गए और उल्टा उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम इंसान हो या जानवर? सेठ धनराज, साहब गलती हो गई साहब, मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ। मैं इन्हें दुगने पैसे दूंगा, मुझे माफ कर दो। माफी? अब माफी अदालत में मांगना। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे। इस पर धारा 370 बंधुआ मजदूरी, धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 211 झूठा आरोप के तहत केस दर्ज होगा। रामदीन, सूरज और सोहन एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। रामदीन के पास आज की बिक्री के कुल 12,000 रुपए थे। 12,000 रुपए। रामदीन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। बेटा सोहन, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। जितना हक सूरज का है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम मेरे दूसरे बेटे हो। सोहन, जिसने बचपन से प्यार के लिए तरसा था, रामदीन के पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबूजी, माँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे परिवार मिलेगा। सुधा ने सोहन को गले लगा लिया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। गुड़िया भी दवाई खाकर अब बेहतर महसूस कर रही थी। हैप्पी होली एवरीवन! तो दोस्तों, पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी। तो आप लोग बुरा मत मानना कि होली जाने के बाद मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम घर में हो गई थी। मम्मी की मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो हम हॉस्पिटल में इतने दिन तक थे। अभी हम घर आए हैं।
तो अब मैं वीडियो बनाना मैं शुरू किया हूँ, इसलिए मैंने स्टोरी पहले सोच लिया था, इसलिए अब इसको बनाते बनाते टाइम लग गया। तो अब मैं होली के बाद ये अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि ये वीडियो मैंने खुद बनाया, लेकिन इसको बस बनाते बनाते जब मैंने इसको देखा ना तो मैं खुद इमोशनल हो गया अपनी खुद की स्टोरी देख के। मेरे को ये इतनी इमोशनल लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना, और एक थोड़ा सा सपोर्ट कर देना अपने फैमिली मेम्बर SK स्टोरी टून को। धन्यवाद।